जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत आप सभी मित्रों के 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में चैप्टर 9 क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना तथा इकाई प्रारंभ हो रहा है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर कौन सा होगा? पहला होगा। बहुत ही दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में आप सभी क्षेत्रफल यानी कि एरिया, आयतन यानी कि वॉल्यूम और धारिता यानी कि कैपेसिटी वास्तविकता में होती क्या है और इसकी इकाई क्या है, इसके बारे में आप अच्छे से जान पाएंगे। समझ रहे कि नहीं समझ पाए? क्षेत्रफल, आयतन और धारिता वास्तविकता में है क्या, कहते किसे, क्या होता है, इस पे दोस्तों हम विधिवत से चर्चा करेंगे, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और कुछ प्रश्न भी दोस्तों आज की क्लास में लेंगे। दोस्तों डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो जितना भी मैंने सिखाया सब कुछ आप सीरियल से देख पाएंगे, सीख पाएंगे। ठीक है, आप सभी मित्र इस वीडियो को अपने अपनी स्तर से जरूर शेयर करिए। चलिए सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि क्षेत्रफल, एरिया वास्तविकता में होता क्या है। क्षेत्रफल लिख लें फिर समझाते हैं दोस्तों, पहले आप लिख लीजिए फिर समझाते हैं। समतल आकृति, समतल आकृति ब्रैकेट में द्विविमीय, अभी समझाएंगे द्विविमीय क्या होता है। द्विविमीय, ठीक है, क्या समतल आकृति द्विविमीय मतलब जिसमें 2 डायमेंशन हो, 2 विमाएं हो, मतलब क्या हो, लंबाई और चौड़ाई हो, इसीलिए कहा गया कि द्विविमीय। वही क्या कह रहा है, क्षेत्रफल क्या होता है, समतल आकृति द्विविमीय में सीमा रेखा से घिरी हुई, सीमा रेखा से घिरी हुई, सीमा रेखा से घिरी हुई समतल सतह के क्षेत्र को, घिरी हुई समतल सतह के क्षेत्र को उस क्या समतल आकृति द्विविमीय में सीमा रेखा से घिरी हुई समतल सतह के क्षेत्र को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्र को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल कहते हैं क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, समतल आकृति द्विविमीय में सीमा रेखा से घिरी हुई समतल सतह के क्षेत्र को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत की बात तो नहीं? आप ध्यान से सुनिएगा। क्या समतल आकृति, कैसी आकृति नहीं, समतल प्लेन हो, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है प्लेन, तो समतल आकृति द्विविमीय। अभी मैंने बताया द्विविमीय का मतलब यहां पर क्या है कि 2 डायमेंशन, लंबाई और चौड़ाई, मतलब लेंथ होनी चाहिए और विड्थ होनी चाहिए। ठीक है, में सीमा रेखा से घिरी हुई समतल सतह के क्षेत्र, जैसे देखिए ये मान लेते हैं, एक ये लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई। ठीक है, क्या एक आकृति मान लिया जिसका नाम है ABC और D। ठीक है, इसकी लंबाई L मान लेते हैं, चौड़ाई B मान लेते हैं। AB आपका L हो गया और चौड़ाई BC कितना हो गया, B होगा। अच्छा, तो DC या CD भी L होगा और DA यानी कि AD भी आपका B होगा। भाई ये क्या आपको दिख रहा, आयत दिख रहा भाई, आयत में लंबाई चौड़ाई होता है। देखिए 2 ही विमाएं हैं, LB। ठीक है, तो क्षेत्रफल है क्या वास्तविकता में? देखिए ये आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिएगा अभी, आयत का क्षेत्रफल
तो आप जानते हैं भैया आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब देखिए लंबाई इसकी एल है, चौड़ाई बी है, क्लियर होगा कि नहीं, तो यानी कि लंबाई होना चाहिए और चौड़ाई होना चाहिए। अब और सिंपल भाषा में समझिए, जिस कमरे में, जिस रूम में इस समय आप हैं, उसकी जो फर्श होगी, जो रूम की फर्श है, वह जो फर्श है देखिए उसकी लंबाई भी होगी, उसकी चौड़ाई भी होगी। यदि कमरा आयताकार है तो उसकी देखिए लंबाई भी आपको दिख रही होगी और चौड़ाई भी दिख रही होगी। तो जो वो कमरे की आपकी जो फर्श है वह क्षेत्रफल है, वह एरिया को डिनोट करेगा। बात समझ पाए नहीं समझ पा रहे? कमरे का जो फर्श है वह एरिया को डिनोट करेगा। आपके कमरे की जो दीवार है उसकी देखिए लंबाई भी है, यदि खाली दीवार को देखिए और कुछ ना देखिए, उसकी लंबाई भी होगी, उसकी चौड़ाई भी होगी, लंबाई भी होगी, चौड़ाई होगी। सिर्फ आप उसका जिस ओर बैठे हैं, जहां बैठे बस वही भाग देखिए। ये मत देखिए दीवार कितनी मोटी है, ये मत देखिए दीवार कितनी मोटी है, सिर्फ जिस ओर बैठे आप वही देखिए, तो उसकी लंबाई भी होगी, चौड़ाई होगी। तो जो दीवार आपको दिख रही होगी, कमरे में जो आपको दीवार दिख रही होगी वो क्षेत्रफल है उस दीवार का, मतलब बाहर जिस ओर आप देख रहे हैं। बात समझ पाएंगे, समझ पाए? यानी कहने का मतलब है जिस कमरे में, जिस रूम में आप इस समय बैठे हैं, उसकी जो फर्श है वह एरिया क्षेत्रफल। देखिए उस फर्श में सिर्फ लंबाई है और चौड़ाई है, ठीक है। डिफिनेशन से एक बार और समझिए कि समतल आकृति, देखिए ए बी सी डी एक समतल आकृति आपको नजर आ रही, में सीमा रेखा से घिरी, मतलब बंद आकृति, सीमा रेखा से घिरी मतलब ए बी सी डी, देखिए चारों तरफ से घिरा बंद आकृति है। घिरी हुई समतल सतह के क्षेत्र, मतलब जो ये क्षेत्र, ये वाला जो बीच का आपको दिख रहा है, जो ए बी सी डी से बंधा हुआ क्षेत्र है, जो बंद है, ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है, यह उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। क्लियर होगी? दूसरी चीज क्या कहलाता है, इकाई। तो हेडिंग डाल लीजिए इकाई। अब इकाई देखिएगा, इकाई क्या होती है इसकी, तो भैया जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की इकाई, क्षेत्रफल की इकाई, क्षेत्रफल की भैया जो इकाई होता है क्या होगी, इसको आप देखिए मीटर में नाप सकते हैं। किस में नाप सकते हैं? मीटर में। जैसे कि ये लंबाई चौड़ाई, तो आपको पता लंबाई को काहे में नापते हैं? मीटर में, तो ये मीटर हो गया, ध्यान से सुनते रहिएगा। और चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही है, तो इसको भी मीटर में नापेंगे। तो मीटर इंटू मीटर कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। भाई जब आधार समान होते हैं खाते जुड़ जाते हैं, तो पता है कि नहीं, तो मीटर की पावर एक यहाँ, मीटर की पावर एक यहाँ जुड़ जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। या इसी को हम लिखते हैं वर्ग मीटर। वर्ग मीटर क्या लिखते हैं? वर्ग मीटर। यानी कि क्षेत्रफल की इकाई क्या हो जाएगी आपकी? वर्ग मीटर। वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। अच्छा, वर्ग मीटर हमने लिख दिया, या मीटर स्क्वायर। वर्ग मीटर कहें या मीटर स्क्वायर, ठीक है, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यदि हम इसकी लंबाई चौड़ाई को सेंटीमीटर में नापेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, या सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यानी कि वर्ग मीटर कह सकते हो। यदि आप वर्ग मीटर में नापते हैं, मतलब मीटर में लंबाई चौड़ाई को नापते हैं, तो वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर लिखोगे। क्या? वर्ग मीटर या क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर। चाहे आप इस तरीके से लिख लें, चाहे वर्ग मीटर, बात एक ही। और ये सेंटीमीटर में नापते हैं तो क्या लिखेंगे? वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो क्षेत्रफल का इकाई क्या? यदि मीटर में नापेंगे तो वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, यदि सेंटीमीटर में नापेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चर्चा करते हैं कि वास्तविकता में आयतन क्या होता है। नोट करिए फटाफट, नोट करिए भाई, फटाफट नोट करिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहां पर आपको नीचे नहीं दिख रहा मीटर स्क्वायर बराबर वर्ग मीटर, तो यहाँ मीटर इंटू मीटर, उसके नीचे मैंने लिखा मीटर स्क्वायर इस तरीके से, और फिर आगे लिखा वर्ग मीटर इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं आयतन, वॉल्यूम क्या होता है, इसको रब करूँ। चलिए दोस्तों, यदि हमारी कही हुई बात आपको समझ में आई तो वीडियो को अपने स्तर से जरूर शेयर करिए, ठीक है। शेयर जरूर करिए और लाइक भी करिए, कमेंट करके बताइए जो मैं समझा रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए हेडिंग डाल लीजिए आयतन।
आयतन, आयतन वॉल्यूम, इसको भी लिख लीजिए फिर समझाते हैं। ये क्या होता है? एक ठोस और त्रिविमीय। अभी इसकी चर्चा करते हैं। त्रिविमीय क्या होता है? एक ठोस त्रिविमीय, एक ठोस त्रिविमीय जितना स्थान घेरता है वह उसका आयतन कहलाता है। वह उसका आयतन कहलाता है। वह उसका आयतन कहलाता है। आयतन कहलाता है। क्या आपसे कह रहा है? कह रहा भैया एक ठोस त्रिविमीय जितना स्थान घेरता वह उसका आयतन कहलाता है। इसका मतलब क्या है? एक ठोस होना चाहिए और त्रिविमीय मतलब इसमें 3 डायमेंशन होनी चाहिए। 3 डायमेंशन होने का मतलब लंबाई भी होनी चाहिए, चौड़ाई भी होनी चाहिए, ऊंचाई भी होनी चाहिए। आप इस समय जिस कमरे में बैठे हैं उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। आप उसकी लंबाई को भी देख रहे होंगे, उसकी चौड़ाई को भी देख रहे होंगे और कमरे की ऊंचाई को भी आप देख पा रहे होंगे। क्या कमरे की लंबाई को भी आपको पता है, चौड़ाई अभी मैंने चर्चा की क्षेत्रफल पर, तो लंबाई और चौड़ाई, आपने कमरे की लंबाई चौड़ाई 2 चीजें देखी, ठीक है? लंबाई को देखा, चौड़ाई को देखा क्षेत्रफल में। अब जो आयतन उसमें एक चीज और ऐड हो जाती है, क्या? उसकी ऊंचाई। इसलिए कह रहा ठोस आकृति होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? ठोस आकृति। तो उसकी वो क्या हो जाएगी? ऊंचाई। जो उसकी ऊंचाई है भैया उसको भी उसमें इंक्लूड कर लेंगे। यानी कि यदि आयतन आपसे पूछे तो उसकी लंबाई भी होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई भी होनी चाहिए और उसकी ऊंचाई भी होनी चाहिए। तीनों डायमेंशन उसमें होनी चाहिए। बात समझिएगा? जैसे मैं एक ठोस बनाता हूं, देखिएगा ध्यान से। जैसे ये हम ले रहे हैं एक हम घनाभ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं भैया? एक हम घनाभ बना रहे हैं। घनाभ ऐसे ही तो बनता है। ये हमारा घनाभ बन गया। अब देखिए इस घनाभ की ये नीचे वाली लंबाई हो जाएगी। कहां से कहां तक? यहां से लगाकर और यहां तक, ये इसकी लंबाई होगी। उसके बाद ये इसकी जो ये क्या हो जाएगी? आपकी चौड़ाई हो जाएगी। यहां से लगाकर और यहां तक ये इसकी चौड़ाई होगी। और ये जो आपको दिख रही है ये इसकी हाइट, ऊंचाई हो जाएगी। ऊंचाई मतलब गहराई कह लें या ऊंचाई कह लें, ठीक है? ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। यानी कि एक ठोस होना चाहिए, मतलब सॉलिड होना चाहिए और उसमें 3 डायमेंशन LBH यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होना, लेंथ, विड्थ एंड हाइट होनी चाहिए, ठीक है? जितना स्थान घेर, अब यार ठोस जितना स्थान घेर लेगा वह उसका आयतन कहलाएगा। वह उसका आयतन कहलाएगा। जैसे आप कमरा आपके है, ध्यान सुनिएगा, एक कमरा है, उस कमरे के अंदर आप एक बक्सा ले आइए। आप देखेंगे बक्से की लंबाई भी होगी, क्या होगी? उसकी लंबाई भी होगी, उसकी चौड़ाई भी और उसकी ऊंचाई भी होगी। तो वह बक्सा जितना स्थान घेरेगा, वैसे तो बक्सा खोखला होगा, मान लेते हैं बक्सा ठोस है। क्या एक बक्सा जो आप लाए हो ठोस मान लेते हैं, तो जब ठोस बक्सा है उसकी लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी, तो वो बक्सा जितना स्थान घेरेगा वह उसका क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। यदि बक्सा ठोस है, बक्सा ठोस है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होंगी। आपको देखिए सबके घर में होगा लगभग, है कि नहीं? तो उसकी लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई तीनों चीजें उसमें है कि नहीं? तो तीनों डायमेंशन है, इसीलिए वो क्या होगा? आयतन होगा, ठीक है? तो देखिए इसकी L भी है, B भी है, H भी है। तो दोस्तों यदि हम यहां से क्या निकाले, इसका आयतन क्या है? घनाभ है, घनाभ है ना? तो घनाभ का आयतन, तो आप जानते हैं घनाभ का आयतन क्या होगा? L लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या घनाभ की जगह आप आयतन का, घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। चलिए ये लिख दिए, लंबाई पूरा लिखो, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, गुणे ऊंचाई भैया। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा। अब लंबाई को L से लिखा, चौड़ाई को किससे लिखा? B से, और ऊंचाई को S से। अब आपको पता है यदि हम इसका मात्रक निकाले, क्या निकाले? मात्रक मतलब इकाई, मतलब किस में हम मेजर करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, क्या लिखोगे? आयतन की इकाई, आयतन
आयतन की इकाई, मतलब आयतन को हम किस में नापेंगे, तो भैया देखिएगा आयतन की जो आपकी इकाई होती है, आयतन की आपकी जो इकाई होती है किस में नापते हैं, देखिए लंबाई को हम मीटर में नापते हैं, लंबाई को कहाँ में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई, इसको भी मीटर में नापोगे, और ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई, इसको भी मीटर में नापेंगे। आप देखिएगा यहाँ मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर 3 हो गया, यानी कि आधार समान होते गाते जुड़ जाते हैं, इसलिए क्या मीटर क्यूब हो गया। और देखिए भैया इसी को हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब का मतलब घन, हिंदी में बोलते हैं घन मीटर, चाहे मीटर क्यूब लिखिए या घन मीटर लिखिए, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, आयतन की जो इकाई हो जाएगी घन मीटर, या इसी को भैया हम लिख सकते हैं क्या, मीटर क्यूब, चाहे आप घन मीटर लिखिए या मीटर क्यूब, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और यदि इसको सेंटीमीटर में नापा जाए तो क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि ये आयतन क्या होती है। अब हम चर्चा करेंगे इसकी धारिता की कैपेसिटी क्या होती है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट करिए फटाफट, नोट करिए भाई। अब इसके बाद देखिएगा आप, आयतन के बाद धारिता, इसको रख करो। चलिए हेडिंग डालिए, धारिता। क्या हेडिंग पड़ेगी, धारिता, धारिता, धारिता। लिखिएगा, किसी बर्तन में जितना द्रव पदार्थ भरा जा सकता है, किसी बर्तन में जितना द्रव पदार्थ भरा जा सकता है, किसी बर्तन में जितना द्रव पदार्थ भरा जा सकता है, किसी बर्तन में जितना द्रव पदार्थ भरा जा सकता है, जितना द्रव पदार्थ भरा जा सकता है, वह उसकी धारिता कहलाती है, वह उसकी या वही धारिता कहलाती है, वही धारिता कहलाती है, वही धारिता कहलाती है, धारिता कहलाती है, कहलाती है, वही धारिता कहलाती है। अब ध्यान सुनिए, कह रहे किसी बर्तन में जितना द्रव पदार्थ भरा जा सकता है। अभी मैंने बक्से की चर्चा किया था, तो बक्सा कैसा होता है, खोखला होता है। भाई बक्सा जब लेते हैं तो किस लिए लाया जाता है, उसमें भाई कपड़े रखे जाए, कोई सामान रखी जाए, इसीलिए तो बक्से का यूज किया जाता है। तो बक्से में अभी मैंने आपको बताया था उसकी लंबाई भी होगी, उसकी चौड़ाई भी होगी, और उसकी क्या होगी, ऊंचाई भी होगी। बक्सा यदि है घर में, बिल्कुल होगा भाई, ये तो कोई सामान्य चीजें है ना। तो यदि बक्सा है तो उसकी लंबाई भी आप देख रहे हैं, उसकी चौड़ाई भी देख रहे हैं, उसकी ऊंचाई भी देख रहे हैं, तीनों विमाएं दिख रही होंगी। लेकिन बक्सा खोखला है। अब उस बक्सा जो खोखला, उसमें जितना कोई द्रव पदार्थ, क्या कह रहा है, किसी बर्तन में जितना द्रव पदार्थ भरा जा सकता है। अब उस जो बक्सा लाए उसमें जितना द्रव पदार्थ हम भर सकें, जितना हम द्रव पदार्थ भर सकते हैं, यानी जितना पानी भर दें, दूध भर दें, पेट्रोल भर दें, डीजल भर दें, कोई भी लिक्विड उसमें हम क्या करते हैं, भर देंगे। तो जो भरेंगे, जो उस बर्तन की मतलब क्या, उस जो बक्से की जो कैपेसिटी होगी, जितना पानी आ जाएगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, उस बक्से की धारिता कहलाएगी। जैसे मान लेते हैं चलिए मैं एग्जांपल की मदद से समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं एक बर्तन ही है हमारे पास, ये हमारे पास एक बर्तन है। अब ये हमारे पास एक बर्तन है, तो इसमें मान लेते हैं इसमें लिक्विड भरा है, इस बर्तन में क्या इस तरीके से पानी भरा है या दूध भरा, जो भी चाहिए आप मान लीजिए। चलिए दूध मानते हैं, ये मान लेते हैं यहाँ तक भरा है, बढ़िया ऊपर तक भरा है, बहने ना लगे, ठीक। इस तरीके से क्या है, पूरा फिल है, पूरा इस तरीके से भरा है। अब मान लेते हैं इस बर्तन, जो पात्र है, बर्तन है, इसमें क्या भरा है, मान लेते हैं कि 10 लीटर दूध है। 10 लीटर क्या है, दूध है। जो ये बर्तन लिया, जो पात्र लिया, इस बर्तन में 10 लीटर दूध आ सकता है। तो इस बर्तन की धारिता कितनी हो जाएगी, 10 लीटर हो जाएगी, 10 लीटर दूध हो जाएगी। क्लियर हो नहीं क्लियर हो, बात करिए, बात समझ पाए कि नहीं, इसको लिखिए।
वही कह रहा था किसी बर्तन में जितना द्रव पदार्थ भरा जा सकता है। आपके घर में जग है, जग में जितना पानी आ जाए वह उसकी धारिता कहलाएगी, वह उसकी कैपेसिटी कहलाएगी। समझ पाए कि नहीं समझ पा रहे? चलिए इसको नोट करिए, नोट करिए फटाफट। ठीक है, जैसे हम उदाहरण देखिएगा, उदाहरण क्या है? किसी बर्तन में, मान लेते किसी बर्तन में 10 लीटर दूध आता है, 10 लीटर दूध आता है तो 10 लीटर उस बर्तन की क्या होगी? धारिता होगी। क्या? किसी बर्तन में 10 लीटर दूध आता है तो 10 लीटर उस बर्तन की धारिता होगी। चलिए नोट करिए इसको फटाफट। हो गया? ठीक है, किसी बर्तन में 10 लीटर दूध आता है तो 10 लीटर उस बर्तन की धारिता होगी। बात समझ पाए? यानी कि ये बर्तन, इसमें 10 लीटर दूध आ रहा है, 10 लीटर होगी। मान लेते हैं एक बर्तन है जिसमें 5 जग पानी आता है, एक बर्तन लिया जिसमें 5 जग पानी आता है, तो उस बर्तन की जो धारिता होगी कितनी? 5 जग हो जाएगी। क्या? एक जो हमने एक पात्र लिया, एक बर्तन लिया जिसमें 5 जग पानी आ रहा है, तो उस आपसे पूछें कि इस बर्तन की धारिता क्या होगी जिसमें 5 जग पानी आ रहा है, तो कहोगे 5 जग होगी, क्योंकि उसमें 5 जग पानी आ रहा है, तो जितना 5 जग में पानी आएगा वही उसकी धारिता हो जाएगी। ठीक है, चलिए इकाई देखते हैं। इकाई, इसका मात्रक क्या होता है भैया? तो देखिएगा, धारिता की इकाई, धारिता की भैया जो इकाई होती है वह आपकी होती है लीटर। किसमें नापते हैं? लीटर में। भाई देखो 10 लीटर दूध लिखा ना, तो लीटर। अच्छा, यदि हम इसको मिलीलीटर में नापेंगे तो आप मिलीलीटर लिख सकते हैं, लीटर लिख सकते हैं, मिलीलीटर लिख सकते हैं। मतलब जिसमें नापा जाएगा, लीटर में नापा जाएगा तो उसकी इकाई लीटर हो जाएगी, यदि मिलीलीटर में नापा जाएगा तो उसकी इकाई क्या हो जाएगी? मिलीलीटर। यानी कि लीटर भी हो सकती है, मिलीलीटर भी हो सकती है, जिसमें नापा जाए। जैसे मैंने यहाँ पर लीटर नापा तो इसकी इकाई लीटर हो जाएगी, यदि हम मिलीलीटर में नापेंगे तो मिलीलीटर हो जाएगी। यानी कि लीटर और मिलीलीटर दोनों हो सकते हैं, जिसमें हम मेजर करेंगे वही इकाई उसमें लिखी जाएगी। ठीक है, चलिए नोट करिए। अब हम चर्चा करेंगे प्रश्नों पर, नोट करिए फटाफट। देखिएगा पहला प्रश्न इस चैप्टर का, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने क्षेत्रफल, आयतन, धारिता क्या होता है उसको अच्छे से जान लिया। देखिएगा पहला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है इस चैप्टर का, कह रहा है 4 लीटर के जग में पानी, 4 लीटर के जग में पानी भरने, 4 लीटर के जग में पानी भरने के लिए 50 मिलीलीटर के बर्तन से कितनी बार पानी डालना होगा? 50 मिलीलीटर के बर्तन से, 50 मिलीलीटर के बर्तन से कितनी बार पानी डालना होगा? ध्यान से सुनिएगा, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। कह रहा 4 लीटर के जग में, 4 लीटर के जग में पानी भरने के लिए 50 मिलीलीटर के बर्तन से कितनी बार पानी डालना होगा? देखिए यहाँ 4 लीटर है, यहाँ 50 मिलीलीटर। जब भी किसी भी प्रश्न को आप लगाइए उसके मात्रक, उसकी यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मिलीलीटर है तो इसको भी, लीटर को भी मिलीलीटर में कन्वर्ट करिए, या इस मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए।
मतलब मात्रक सेम होंगी, इकाइयां उसकी सेम होंगी, यूनिट सेम होंगी, तभी प्रश्न सॉल्व हो पाएगा। तो क्या दिया है, दिया है भैया आपको क्या क्या दे रखा है, जग की धारिता, जग की धारिता, जो जग है उसकी कैपेसिटी कितनी है भाई, 4 लीटर जग में पानी आ रहा था, जग की धारिता 4 लीटर हो गई, 4 लीटर। देखिए यहाँ पर हमें किस नपने से नापना है, मिलीलीटर से नापना है, इसलिए लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें मिलीलीटर, यानी कितना हो जाएगा 4000 मिलीलीटर। अब ये समझ पाए 1000 कहाँ से आया, तो आप जानते हैं क्या भैया, क्या जानते हैं, 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में भैया 1000 मिलीलीटर होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। अब देखिए क्या कह रहा था, 50 मिलीलीटर के बर्तन से कितनी बार पानी डाला जाएगा, तो लिखोगे क्या, 50 मिलीलीटर के बर्तन से, 50 मिलीलीटर के बर्तन से पानी डाला जाएगा बराबर कितना, 4000 को आप क्या करोगे 50 से डिवाइड कर दीजिए, 4000 को क्या करोगे 50 से डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए, तो 0 से 0 गया, 5 एकम 5, 5 8 40, 8 80, 80 बार, कितनी बार में 80 बार में जब आप पानी डालेंगे उस पात्र में, तब जाके 4 लीटर पानी आएगा। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ। चलिए अगला दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा 3 लीटर के जग में पानी भरने के लिए 50 मिलीलीटर के बर्तन से कितनी बार पानी डालना होगा। ये भी बढ़िया प्रश्न है। अगला देखिएगा, सेकंड के बाद थर्ड, तीसरा प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है क्या, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है 5 लीटर दूध नापने के लिए 5 लीटर दूध नापने के लिए 250 मिलीलीटर के नपने से कितनी बार दूध डालना होगा। के नपने से कितनी बार दूध डालना होगा। सेम प्रश्न है, कह रहा है 5 लीटर दूध नापने के लिए 250 मिलीलीटर के नपने से कितनी बार दूध डालना होगा। तो हमें क्या दिया इस बार है, ध्यान से देखिएगा, दिया है दूध की मात्रा देखिए कितनी, दूध है आपका 5 लीटर, किसी पात्र में 5 लीटर दूध आता है, कितना आता है 5 लीटर दूध आ रहा है। तो आप जानते 1 लीटर में कितना 1000 मिलीलीटर था, क्योंकि इसको मिलीलीटर से नापना है, तो 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मिलीलीटर में कन्वर्ट हो गया, यानी कितना 5000 मिलीलीटर दूध है। और इसको नापना किससे नापना है 250 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर के नपने से दूध डालना होगा बराबर, क्या करेंगे इसको भी भाग कर देंगे, तो 5000 को भैया 250 से डिवाइड कर दे, कितना आएगा 0 से 0 गया, और 25 एकम 25, 25 दूना 50, 20 बार। तो आप फाइनल आंसर क्या लिखोगे, अतः 250 मिलीलीटर के नपने से दूध डालना होगा 20 बार में। अगला तीसरे के बाद चौथा आपसे कह रहा है 4 लीटर दूध नापने के लिए 200 मिलीलीटर के नपने से कितनी बार दूध डालना होगा। चलिए इसको नोट करिए और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो मैंने जिस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं सिंपल हैं,
ये इस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों आप जरूर लगा लीजिएगा। और जो मैंने प्रश्न पूछे इसके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। वीडियो को अपने स्तर से जरूर शेयर करिएगा। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही सीखना था कि क्षेत्रफल, आयतन, धारिता, वास्तविकता में क्या होते हैं। मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से सीख लिया होगा। अब हमारी आपकी जो मुलाकात होगी अगले चैप्टर के साथ होगी, क्योंकि यह चैप्टर यहीं पर फुली कंप्लीट होता है। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।